हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल.एम. शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग खोटा एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज को देख रहे हैं, इसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यह सीरीज नंबर 6 है। अभी तक हम सीरीज नंबर 1 से 5 तक में दामोदर कोराय से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे को हमने डिस्कस किया है। दामोदर कोराय में टोटल आपको 6 सर्ग पढ़ना है, जिसमें से मेला है, सरची कमल है, राजवैद है, हून है और हड़प्पा है। ठीक है, सारे को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें लगभग हम 150 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इससे बाहर शायद ही आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आप कोई भी सेट उठा लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। ठीक उसी प्रकार से हम आंखी गीत से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे को हम डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज। इसमें भी हम लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सिर्फ आंखें गीत से। तो आप समझ सकते हैं इतने क्वेश्चंस बना लेने के बाद आंखें गीत से शायद ही कोई क्वेश्चंस आपसे छूटेगा। यदि आपको खोटा में मैक्सिमम स्कोर करना है तो इस सीरीज से जरूर जुड़े। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है यह, और मैं पूरा खोटा सिलेबस को इसमें कंप्लीट करवाऊंगा। आपका क्लास अल्टरनेट पर डे होगा, बस आप जुड़े रहिए और इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कीजिए। तो आंखी गीत के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो आंखी गीत जो है, इनके लेखक जो है श्रीनिवास पानुरी हैं। कौन है? श्रीनिवास पानुरी हैं। इनका योगदान खोटा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रहा है, इसलिए इसे खोटा के क्षेत्र में खोटा का वाल्मीकि कहा जाता है। इसे किसे? श्रीनिवास पानुरी जी को। इनका जन्म जो है 25/12/1920 को हुआ था। मृत्यु जो है 7/10/1986 ईस्वी को हुआ। तो यहाँ के परिचय से भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सीधा पूछा जाएगा आंखी गीत के लिखवैया के लागे, तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। इनका जन्म पूछ सकता है, मृत्यु पूछ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप ध्यान में रखेंगे। इनका जन्म स्थान जो था बरवाडा धनबाद में है। पिता का नाम था शालिग्राम पानुरी, माता का नाम था दुखनी देवी। घर का पुकारू नाम इनका जो है चीनिवास है। क्या है? चीनिवास है। प्रकाशन वर्ष की बात किया जाए कि आंखी गीत का प्रकाशन वर्ष कब का है, तो ये जो है प्रकाशित हुआ था 2011 ईस्वी में। कब हुआ था? 2011 ईस्वी में। ठीक है। इस कविता में क्या है? मुक्त कविताएं भी है और छनिकाएं भी है। क्या है? यह कविता भी है इसमें और छनिकाएं भी है। क्लियर है? आंखी गीत का प्रकाशक यदि पूछा जाए तो हो जाएगा आंसर क्या? नारायण महतो। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आंखी गीत का प्रकाशक जो है कौन है? तो नारायण महतो। आंखी गीत का भूमिका लिखने वाले जो है वो भी है नारायण महतो। कौन है? नारायण महतो। मुद्रक जो है आंखी गीत का वो है किसान प्रिंटिंग प्रेस, कल्याणपुर, बरवाडा, धनबाद। तो ये कुछ परिचय था जिसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इस कविता में टोटल यह कविता संग्रह, इसमें टोटल आपको 71 कविता पढ़ना है। कितना? 71। और छनिका पूछा जाए तो 11 है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंखी गीत में टोटल कितनी कविताएं हैं, तो 71 है। यह भी पूछा जा सकता है कि आंखी गीत में जो है कुल छनिकाओं की संख्या कितनी है, तो वह 11 है। कितना है? 11 है। यह इस कविता संग्रह का जो विशेषता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या अभिव्यक्ति है, मतलब सॉल एक्सप्रेशन के बारे में इस कविता में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण का भी बहुत ही अच्छा इसमें अपना अनुभव पेश किए हुए हैं श्रीनिवास पानुरी जी। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति प्रेम पर भी कविता है, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण पर भी कविता है, रहस्यवाद पर कविता है, स्वच्छंदवाद पर भी कविता है और कल्पना की प्रधानता भी है। कुछ कविता कल्पना आधारित है और कुछ दार्शनिक आधारित भी इसमें कविता है। तो इतने टाइप के इसमें कविता आपको देखने मिलेंगे। टोटल कितना कविता है इसमें? 71। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस टोटल कविताओं से, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। यदि आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी टोटल सिलेबस को कंप्लीट कर दिया गया है खोटा का, उसे आप जाके परचेज कर सकते हैं। ऑफर कोड भी लागू है, इसे आप लागू करके डिस्काउंट भी पा सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे हमारा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। खोटा का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें 47 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है आपको और 10 फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गीतेक देश के की माने बहरा है। आपका आखिरी गीत में जो कविता है गीतेक देश, उसका अर्थ क्या निकलता है? माने मतलब अर्थ और बहरा है मतलब निकलता है। ठीक है।
तो ऑप्शन में है संसार एगो अज्ञात देश है, कवि की रचना संसार है, कविता में रस है, कलाकार गायक कार्य की दुनिया है। तो गीतक देश की जो अर्थ है उसका अर्थ है कि कवि रचना संसार, कवि जो अपना रचना किए हुए हैं उसके बारे में इस पर चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि के गीतक देश से सुधे फूल फुटले कौन भाव के फरिज करे है। तो गीतक देश में जो पंक्ति है सुधे फूल फुटले, इससे क्या भाव निकलता है। ऑप्शन में है कवि सभे रचना सुंदर और बेस संदेश भरल है, कवि बगीचा में ढेरे फूल गाछ है, फूल जैसन मन कवि भावे मरल है, कवि गीत गोटे दुनिया गवल जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि सभे रचना सुंदर और बेस संदेश भरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल से की फरिज वो है। ये पंक्ति है कि डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन में है कवि रचना साहित्य प्रेम सबके खूब प्रिय लागू है, गीत के अंतरा में ढेर शब्द रहो है, शब्द गीत लय ताल है, एकर में कौन होना है। तो सबसे पहले बता दें अलीकुल का मतलब होता है भंवरा, ठीक है। तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि कवि की रचना साहित्य प्रेमी सबके खूब प्रिय लागू है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहुड़ दान के साधारण माने की हवो है। ऑप्शन में है छुहाड़ा खिलाना, छुड़ाकर भागना, छाया दान करे के, छल कपट करे के। तो छाहुड़ दान का साधारण अर्थ होता है छाया दान करना, अर्थात छाया दान करे के इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पारे अशोक गाछ उ पारे बकुल एकर भाव अर्थ की हकै। ठीक है, कविता में पंक्ति है ई पारे अशोक गाछ उ पारे बकुल एकर भाव अर्थ की हकै। ऑप्शन में है कवि कल्पना लोक सुंदर है और आया दुनिया दुखदाई। ठीक है, दूसरा है कवि घर के नजीक अशोक गाछ है। तीसरा ऑप्शन है कवि दुखे कोनो सीमा नाय। चौथा है कोनो अर्थ ना निकले है। तो ई पारे अशोक गाछ उ पारे बकुल, इसका अर्थ होगा कि कवि कल्पना जो है लोक सुंदर है और जो दूसरे तरफ जो दुनिया है वो काफी दुखदाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैके फूले के गंध हवा छूटल देसे से मतलब है। क्वेश्चन क्या है, लैके फूले गंध हवा छूटल दूर देसे से मतलब है। ऑप्शन में है बसंत ऋतु हवा सुगंध पसरे जा है, यदि फूल खिले तो हवाई गंध रहे है, कवि की रचना ख्याति चारों बाटे पसरे लागल है, एकर में कोनो खास भाव न है। तो लैके फूले के गंध हवा छूटल दूर देसे, इसका अर्थ होगा कि कवि का जो रचना है ख्याति है वो चारों तरफ बटने लगा है, पसरने लगा है, फैलने लगा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छाहुड़दान शब्द कौन समास है। अर्थात छाहुड़दान जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो इसको आप तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, छाहुर का दान। तो आप समझ गए होंगे यह कौन सा समास है। यदि आप समास नहीं पढ़े हैं तो इसका कंप्लीट वीडियो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप समास जाके वहां से पढ़ सकते हैं। वहां पे टोटल खोटा का सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो इस तरह से आपका तैयारी पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप खुद से कम 1 से 2 बार नहीं पढ़े हैं या आप नहीं समझे हैं। तो यदि आप इसका डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़े तो जरूर जाके पढ़ें, तभी यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है और क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन क्या था, छाहुड़दान शब्द कौन समास है। ऑप्शन में है अड़सड़िया समास, इसी को द्वंद्व समास कहा जाता है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो छाहुड़दान जो है यह तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि यह तत्पुरुष का कौन सा समास है। तत्पुरुष का भी हम अलग अलग भेद बताए हैं ना, तो आपको बताना है कि छाहुड़दान तत्पुरुष समास है तो कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है, प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, क्या है, सो बताना है आपको इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलिकुल माने की हो है। ऑप्शन में एक किस्म के कांटा, आलवे सत्व एक समुदाय, फूले का रस, भौरा का दल और झुंड। तो अलिकुल का अर्थ होता है भौरा का झुंड। क्या होता है, भौरे का झुंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, भौरे का झुंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्राण प्रिया दूर देशे कौन रूप में बसल है। कवि का जो प्राण प्रिया है, ठीक है, प्रेमिका है, वो दूर देश कौन रूप में बसल है। ऑप्शन में है सही सबेर के, सही धज कर, सूखल टटाइल देखे प्यास लेके, मतलब सूख गई है पूरा एकदम प्यासी हुई है। तीसरा है फूले गोची हाथे लड़के, और गिदर कोराई लेके, ठीक है, अर्थात अपने कोराई में बच्चे को लेकर। तो कवि का जो प्राण प्रिया है दूर देश से किस रूप में है, सूखल टटाइल देखे प्यास लेके। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुराज के कौन हकवे है, अर्थात ऋतुराज को कौन बुला रहा है। ऑप्शन में है कोयल, कौवा, सियार, भौरा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि ऋतुराज को अर्थात बसंत ऋतु को बुलाने का काम कौन करती है, तो वो कोयल करती है। ठीक है, कोयल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिया काजरे घर से ककर लिखल कविता लागे। आंखी गीत के अंतर्गत में आपको एक कविता है करिया काजरे के घर से, तो यह कविता कौन लिखेंगे, आंखी गीत जो लिखे हुए हैं, और आंखी गीत लिखने का कार्य किया है श्रीनिवास पानुरी जी ने। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास पानुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिया काजरे घर से के माने की हक है, अर्थात करिया काजरे घर का जो अर्थ है वो इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन में है ये दुनिया काजर के कोठरी लागे, ये मोह माया से भरल दुनिया हक है, ये दुनिया के मोह माया में सब पड़ो है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, तो इसका जो सही अर्थ है ये सभे है, अर्थात करिया काजर का घर का अर्थ ही हुआ कि यह जो दुनिया वो काजल के कोठरी की तरह है, मतलब जो भी आया किसी न किसी को कुछ ना कुछ अपजस कलंक बदनामी झेलना ही पड़ा है। ये मोह माया से भरल दुनिया है, मतलब इस दुनिया में टोटल मोह माया भरा हुआ है। दूसरा है ये दुनिया के मोह माया में सब पड़ो है, और कितना भी आप मतलब तार्किक विचार वाले हों, उत्तम विचार वाले हों, फिर भी आप कुछ ना कुछ मोह माया में पड़ ही जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबित बहराई के ... से कवि के की मतलब है। ऑप्शन में करिखा कलंक से बाँचल कोई न रहे, इस संसार के काजर कोठरी साबित करे न पारे, कोनो आदमी के बेकार साबित नहीं करे, सबके ये दुनिया एक दिन छोड़े पर है। तो साबित बहराए का अर्थ होगा कि करिया कलंक से बाँचल कोई न रहे, मतलब इस कलंक से शायद ही कोई बच पाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायाविनी ककरा कहल गेल है। ठीक है, ऑप्शन में है रूप, सौंदर्य, मोह और आकर्षण को, दया करुणा को, हाथ का पंखा को, दुख के संसार को। तो मायाविनी कहा गया है रूप, सौंदर्य, मोह और आकर्षण को। ये जिसके पास है वह किसी को भी आकर्षित कर सकता है। इस मायाजाल में हर कोई फंस जाता है, इवन विश्वामित्र जैसे तपस्वी मुनि भी इससे नहीं बच पाए, रूप, सौंदर्य और मोह आकर्षण से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताने विश्वामित्र के प्राण मेनका काने के दूल एकर माने बतावे। अर्थात विश्वामित्र का जो प्राण है वो मेनका ने मोहित कर लिया। ठीक है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन में है विश्वामित्र जैसन संत काने कनोसी पिंधे है, विश्वामित्र जैसन तपस्वी रूप सौंदर्य से बाँचल नखे, अर्थात विश्वामित्र जैसा जो मुनि है, तपस्वी है, वो भी सौंदर्य से नहीं बच पाए। तीसरा ऑप्शन है मेनका काने सोना के विश्वामित्र चोरबे खोजो है, मतलब मेनका का जो कान का सोना है उसको विश्वामित्र चुराना चाहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। डी में है मेनका कामे के विश्वामित्र कुछ कहे है। ठीक है, कि मेनका के कान में विश्वामित्र कुछ कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्वामित्र जैसन तपस्वी रूप सौंदर्य से बाँचल नखे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनका कानेक दूल के माने की हवो है, अर्थात मेनका के कानेक दूल का अर्थ क्या है। ऑप्शन में है मेनका नामक अप्सरा कानेक गहना, दूसरा ऑप्शन है मेनका नामक अप्सरा का मोहिनी रूप, मेनका नामक अप्सरा का रूप सुंदर, उपरोक्त सभी। तो मेनका कानेक दूल का अर्थ हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके कान के कारण में गहना है और इसका रूप भी मोहिनी है और अप्सरा जैसा उसका रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटे नूतन जीवन मलय में मलय के माने की हवो है। ऑप्शन में है मेला, मूल्य, महुआ, मलय पर्वत केर हवा, अर्थात मलय पर्वत का हवा। तो
नूतन मतलब होता है नया, मलय पर्वत का जो हवा है नया नूतन जीवन प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मलय पर्वतकर हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलय पर्वतकर की विशेषता मानल गेल है, अर्थात मलय पर्वत की विशेषता क्या बताया गया है, माना गया है। ऑप्शन में है हिया चंदन गाछ बोन है, मतलब यहाँ पे चंदन गाछ का जंगल है। यहाँ से चलने वाला हवा चंदन कर महक रहे हैं, मतलब यहाँ से चलने वाला हवा में चंदन का महक है। हिया हवा से मन शरीर के सुख मिले हैं, मतलब यहाँ के हवा से मन के शरीर को सुख मिलता है। उपरोक्त सभी, तो मलय पर्वतकर की विशेषता ये तीनों बतलाया गया है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दधीची के हलय। ठीक है, तो ऑप्शन में है एगो पौराणिक तपस्वी जकर हाड़ हड्डी से इंद्रिय बजर बनल कहल जा है, जे अपन हाड़ के दिए खातिर प्राण तजल है। तो ये दधीची मुनि के बारे में काफी विस्तार से हमने वीडियो में बताया है, उस लेक्चर को आप जाके जरूर देखें। तो दधीची का अर्थ ही हुआ कि वह एक परोपकारी और तपस्वी मुनि था, और उनके हड्डी से इंद्र का बजर बनल कहल जाए, मतलब उनके हड्डी से धनुष बना था। और जे अपन हाड़ के दिए खातिर प्राण तजल, उन्होंने परोपकारी में अपना रीढ़ का हड्डी दान दे दिया था। और कोई भी व्यक्ति जो अपना रीढ़ का हड्डी दान दे देगा तो मर ही जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहागिनी सब रात, अर्थात तिमिर रात को तिमिर मतलब रात भी होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सुहागिनी सब रात के स्वागत काहे करो हत, मतलब जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो रात का स्वागत क्यों करती है, रात का इंतजार क्यों करती है। तो ऑप्शन में आराम करे खातिर, पति संग मिलन खातिर, डांस सीखे जाए खातिर, पति संग झगड़ा करे खातिर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पति संग मिले खातिर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राखिया भाई मुहे पानी, काफी इंपॉर्टेंट कविता है आंखें गीत के अंतर्गत में, ये सारी कविता को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आज का यह जो टॉप 50 क्वेश्चंस है, यहाँ से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट कविता है जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो यह पार्ट 1 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका आंखें गीत का। क्वेश्चन क्या है, राखिया भाई मुहे पानी कविता ककर लिखल लागे। तो यह कविता ऑप्शन में श्रीनिवास पानुरी, शिवनाथ परमाणिक, संतोष कुमार महतो, एके झा। तो राखिया भाई मुहे पानी यह कविता लिखने का कार्य किसने किया है, श्रीनिवास पानुरी जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कविता कवि कौन बात के राखल है। ऑप्शन में ई कविता का मतलब राखिया भाई मुहे पानी। ठीक है, ऑप्शन में मान सम्मान पावे खातिर छल कपट करे के चाहिए। ठीक है, दूसरा है मान प्रतिष्ठा पावे खातिर प्रतिभा और परिश्रम चाहिए, छल कपट ना। कि मान प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रतिभा चाहिए, परिश्रम चाहिए, छल कपट की जरूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन है जकर शर्म नखे सेहे मान पावे है, अर्थात जिसको कोई शर्म नहीं है, कोई लाज नहीं है, उसी को इज्जत मिलता है। एकर में कौन होना है, तो इसका सही आंसर होगा राखिया भाई मुहे पानी में कवि कहते हैं कि मान प्रतिष्ठा यदि पाना है तो इसके लिए आपको प्रतिभा जरूरत है, और प्रतिभा कठिन परिश्रम से आता है। इसके लिए आपको छल कपट करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने बिहड़ बन पथ से कवि की कहल हत। बिहड़ मतलब होता है सुनसान, पथ मतलब होता है रास्ता, सामने मतलब सामने, अर्थात सामने एक कठिन रास्ता है, बिहड़ रास्ता है, सुनसान रास्ता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन में है कवि साहित्य साधना के डहर बड़ी कठिन है, कवि जे डहरे चले वो बोन झार वाला है, कवि डहर भटक गेल है, कवि के बोन झार वाला डहर से डर लागे है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कवि साहित्य साधना के डहर बड़ी कठिन है, मतलब सुनसान जगह है तो निश्चित रूप से वह कठिनाई से भरा रास्ता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेगे डेगे सूल माने की। डेगे डेगे मतलब होता है, डेग मतलब होता है पग पग, मतलब हम चलते हैं ना तो उसको पग बोलते हैं, तो खोटा में से डेग बोला जाता है। और सूल मतलब होता है कांटा, अर्थात प्रत्येक पग पर कांटा मिले, तो इसका क्या अर्थ हुआ, कठिनाई से भरा चीज है। तो ऑप्शन में साहित्य सेवक डहर बड़ी दुख दिए वाला है, कि साहित्य का जो रास्ता है वो काफी दुखदायी है, काफी इसमें कुछ झेलना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है कदम कदम में बाधा है, मतलब हर कदम पर कुछ ना कुछ समस्या है। तीसरा ऑप्शन है
साहित्य सेवक डहर कांटा भरल रहे, मतलब साहित्य का जो सेवा का जो रास्ता है वह उसमें कांटा ही कांटा है, मतलब समस्या ही समस्या है, बाधा ही बाधा है। तो डेगे डेगे शुल्क का अर्थ जो है ये तीनों निकलता है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादुल ककरा कहल जा है, बादुल किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है बदला के बादल को, मतलब बदला लेना को बादुल कहा जाता है, या फिर बादल जिसे बरसात होता है उसे बादुल कहा जाता है, या फिर चमगादड़ को, या फिर भेड़िया को। तो खोरठा में बादुल जो है चमगादड़ को कहा जाता है। किसे? चमगादड़ को हम बादुल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्री बोने बिलायर राजा की लागे, मतलब एंड्री एक प्रकार का घास फूस है, तो उसमें उसका जो राजा है वो बिलायर, बिलायर मतलब बिल्ली, राजा लागे। तो यह क्या है? ऑप्शन में आहना, कहावत, बुझावल, गायत। तो एंड्री बोने बिलायर राजा का जो है यह एक तरह का क्या है? कहावत है। कहावत और आहना में क्या अंतर होता है इसे काफी डिटेल में हम अपने वीडियो लेक्चर में बताए हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपको वहां क्लियर हो जाएगा कि आहना का क्या अर्थ है, कहावत का क्या अर्थ है, पहेली का क्या अर्थ है, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, हर चीज को उसमें काफी डिटेल से हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो एंड्री बोने बिलायर राजा क्या है? एक प्रकार का कहावत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूजा थारी छीने खातिर लुझा लुझी टाना टानी के भावार्थ हवे है कि पूजा थारी छीनने के लिए उसे झपटने के लिए लुझा लुझी टाना टानी हो रहा है कि हम लेंगे। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन में है श्रेय लिए खातिर आदाबादी, मतलब होड़ लगा हुआ है श्रेय लेने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए। दूसरा है दुष्ट आदमी कवि पूजा थारी लूटो है, कि दुष्ट व्यक्ति जो है वो कवि का जो पूजा का थारी है उसे लूटने का कोशिश कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है कवि के दुखे कोई साथ नहीं दे है, मतलब कवि को जब दुख आता है तो कोई साथ नहीं देता है। चौथा ऑप्शन है हमर ले बोड़ नाय कोई नाय, कि हमसे बड़ा कोई नहीं, मतलब अपने आप को ही सबसे बड़ा समझना। तो पूजा थारी छीने खातिर लुझा लुझी टाना टानी का सही अर्थ होगा श्रेय लिए खातिर आदाबादी और होड़। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावे कहिया धूर्त सियार मिर्ग राजा का आसन। ठीक है, पावे कहिया धूर्त सियार मिर्ग राजा के आसन, एकर माने की फरी छुआ, अर्थात इसका अर्थ क्या निकलता है? तो धूर्त सियार क्या कभी वह जंगल का राजा बन सकता है? हिरणों का राजा बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन में है धूर्त बेगत के हरिन चामे के आसन बनवे। दूसरा है धूर्त आदमी कहियो ऊंचा ठाव ना पावे है, कवि सियार जैसन हवे सिंह जैसा ना, जो कवि है जो सियार जैसा है सिंह जैसा नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। बोने का राजा बाघ हवे सियार ना, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है पंक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कि धूर्त आदमी कहियो ऊंचा ठाव नहीं पा रहा है, मतलब जो दुष्ट व्यक्ति है, धूर्त आदमी है, छल प्रपंच करने वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत के लिए सफल हो सकता है, लेकिन कभी भी वह अपने मतलब उच्चतम स्थान तक नहीं पहुंच सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव जैसन अटल आसन ठाव खातिर की चाहिए, मतलब ध्रुव जैसा आपको अटल आसन चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरत है? मतलब ध्रुव का तपस्या काफी फेमस है, आप लोगों को मालूम है, ध्रुव का कहानी आप पढ़े होंगे बचपन में भी। ठीक है, तो उस ऐसा अटल आसन पाने के लिए क्या चाहिए? तो ऑप्शन में है कठिन त्याग तपस्या, कठिन छल कपट, जोरगर प्रतिभा, कठिन भाग्य। तो वैसा आसन पाने के लिए आपको कठिन त्याग और तपस्या करने की जरूरत है। ठीक है, तब जाके हम ध्रुव जैसा बन पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्र सभाए कहानी से कौन फिंगाठी, फिंगाठी का मतलब होता है व्यंग, खोटा में व्यंग को फिंगाठी बोला जाता है, नुकायल है। इंद्र सभाए कहानी में इसमें क्या है? व्यंग किया गया है कि इंद्र के सभा में कहानी चलेगा क्या? नहीं, इंद्र के सभा में अप्सरा लोग डांस करती है, कहानी नहीं। ऑप्शन में है बेस गुनी सभाए गुनी के मान लिए। ठीक है, बेस गुनी सभाए मतलब जो अच्छा गुण का सभा है गुणी के मान लिए। दूसरा है बेस गुनी समाज है गुणहीन के मान ना मिले, मतलब जो अच्छा समाज है वहां पे गुणहीन को मान मर्यादा नहीं मिल पाता है। तीसरा है गुण प्रतिभा बिना गुणी समाज मान नाय दे है, कि आपके अंदर यदि कोई प्रतिभा नहीं है, गुण नहीं है, तो जो अच्छा समाज है आपको इज्जत नहीं देगा सभे। तो इन सभा कहानी का जो फिंगाठी है इससे ये सारा अर्थ निकलता है। ठीक है, यदि आपके अंदर में कोई प्रतिभा नहीं है, क्षमता नहीं है,
मेहनत करने का शक्ति नहीं है तो आपको कहीं भी इज्जत नहीं मिल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा हाय खोरठा कविता ककर लिखल लागे। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा आपका, तो ध्यान में रखिएगा। खोरठा हाय खोरठा इसे आप काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह किसने लिखा है? तो ये ऑप्शन में बंसीलाल बंसी, शिवनाथ प्रामाणिक, शांति भारत, श्रीनिवास पानुरी। तो इस कविता को लिखने का कार्य किए हैं कौन? श्रीनिवास पानुरी जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, श्रीनिवास पानुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा हाय खोरठा कौन किताबे कविता हक है। यह जो खोरठा है यह किस कविता का कविता है? ऑप्शन में है एक मौनी फूल, आंखें गीत, दामोदर कोराय, अजगर। तो खोरठा हाय खोरठा जो है लिखा गया किसमें? आंखें गीत में। और आंखें गीत लिखने का कार्य किसने किया है? श्रीनिवास पानुरी जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, आंखें गीत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खोरठा हाय खोरठा कविताएं कवि की कहल खोजा है। यानी ये इस कविता में खोरठा हाय खोरठा में कवि क्या कहना चाहता है? ऑप्शन में है खोरठा भाषा की दुर्गति हवे लागल है, अर्थात खोरठा भाषा का जो है स्थिति खराब हो गया है और हो रहा है। खोरठा विकासे लेतारे खोरठा भाषिक ध्यान नखे, कि खोरठा विकास में खोरठा भाषी सबका ध्यान नहीं है। सामाजिक धूर्तबाज मतलब धूर्त सबके पर्दाफाश। तो खोरठा है खोरठा में कवि कहना चाहता है कि खोरठा भाषा दुर्गति हवे लागल है और खोरठा विकासे लेतारे खोरठा भाषिक ध्यान न है। यह जो खोरठा भाषा का दुर्गति हो रहा है इसका कारण क्या है? कि खोरठा विकासे में खोरठा भाषी का ध्यान नहीं है। यदि खोरठा भाषी लोग इसमें ध्यान दे तो निश्चित रूप से खोरठा का विकास होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खोरठा विकासे लेतारे खोरठा भाषिक ध्यान नखे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धोबी कुकुर घरे के ना घाटे के। कहा जाता है ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ठीक है, तो वही है कि धोबी कुकुर घरे के ना घाटे के ई कहतु कौन अर्थे प्रयोग हो है। ऑप्शन में खोरठा भाषी में जागरूकता नखे, जे अपन भाषा संस्कृति के बाँचे नाय चले तकर कहीं मान न। तीसरा ऑप्शन है जे धोबी संगे रहे तकर मान न। चौथा ऑप्शन है जकर कोनो लूर नाय रहे तकर मान न। ठीक है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जे अपन भाषा संस्कृति के बचाए नाय चले तकर कहीं मान मर्यादा नहीं होता है। अर्थात अपने घर से भी गए और बाहर से भी गए, इसलिए अपनी मातृभाषा को आप अनेक भाषा को सीखें लेकिन अपने मातृभाषा के प्रति अपना प्रेम को बनाए रखें, तभी आपका हर जगह इज्जत हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटे के एकर अर्थ की निकले है। कि अमृत छोड़ के हमारी इच्छा है जूठा चाटने का, इसका अर्थ क्या निकलता है? ऑप्शन में अपन माइक्रोवा भाषा छोड़ के आन भाषा के व्यवहार करे के। दूसरा कुकुर जूठा चाटल रहे हैं। अमृत मिलल जूठाओ बेस, ये भी गलत है। अमृत कहियो जूठा ना हुए है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपन माइक्रोवा भाषा मतलब मातृभाषा छोड़ के आन भाषा का व्यवहार करे। ठीक है, इसी को कहा गया है इस कविता में कि अमृत छोड़ के लालसा है जूठा चाटने का। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहाँ होकर आन सम्मान विश्व सभाएं स्थान एकर माने बताओ। ऑप्शन में है जेकर अपन भाषा संस्कृति नाय ओकर कहीं मान सम्मान नहीं। अपन भाषा लिखल बिना संसारे पहचान नाय बने। तीसरा ऑप्शन है विश्व मंचे खोरठा नाय मिले के कारण खोरठा भाषिक हक है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है कि कहाँ होकर आन सम्मान मतलब उसका आन सम्मान कहाँ है? विश्व सभा में। उस विश्व के सभा के स्थान में कोई सम्मान नहीं है। जिसका संस्कृति और भाषा नहीं है उसका कहीं भी सम्मान नहीं होगा। तो ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन बी भी सही है। अपन भाषा लिखल बिना संसार पहचानना है, मतलब जब तक आप अपना भाषा के प्रति प्रेम नहीं दर्शाएंगे कहीं भी आपका पहचान नहीं है। ठीक है, विश्व मंच खोरठा ना मिले के कारण है खोरठा भाषी हक है, मतलब कि विश्व मंच में जो है खोरठा का जो स्थान मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। इसका कारण है खोरठा भाषी, क्योंकि खोरठा भाषी खोरठा बोलने में परहेज करते हैं, उनको ठेठ भाषा देहाती भाषा समझते हैं, जिसके कारण खोरठा को वह स्थान नहीं मिल पाया है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालसा जूठा चाटे में कैसन फिंगाटी नुकायल है। यह एक व्यंग है कि लालसा जूठा चाटे, इसमें किस प्रकार का व्यंग छिपा हुआ है। ऑप्शन में आन भाषा से प्यार और अपन भाषा के तिरस्कार दुत्कार। दूसरा ऑप्शन है अपन छोड़ दोसर कर मान दिए के।
तीसरा ऑप्शन है खोरठा भाषा छोड़ के आन भाषा के अपन बुझे के, तो इसका तीनों ऑप्शन सही होगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या डी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खोरठा है खोरठा कविता से कवि कौन भावना फरिश हुआ है। ऑप्शन में कवि अपन मातृ खोरठा ढेर लेल ढेर फिक्र करे है, मतलब जो कवि है अपने खोरठा भाषा के प्रति उसके रवैया उसका स्थिति देखकर काफी चिंता में है। कवि खोरठा भाषी सबके मजाक करे हैं, मतलब कवि जो है खोरठा भाषी सबका मजाक उड़ा रहे हैं। खोरठा भाषा मान से खुश भेल है, खोरठा एगो विद्रल भाषा है, तो खोरठा है खोरठा में कवि का जो अर्थ है, जो भाव छिपा हुआ है कि कवि अपना मातृभाषा खोरठा लेल ढेर फिकिर करे है, वह चिंता में है कि खोरठा को कैसे हम आगे बढ़ाएं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाच बंदर नाच रे, यह भी काफी इंपॉर्टेंट कविता है। देखिए ये जो पार्ट है ना, पार्ट 1, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इस 50 क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लिए तो इस कविता से यदि क्वेश्चन उठाया जाएगा तो यहीं से आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नाच बंदर नाच रे कविता कौन लोकगीत मुखड़ा लेके रचल गेल है। ऑप्शन में ढेलवा गीत, सहियारी गीत, रोपा गीत, बांदर खेलवा गीत। तो नाच बंदर नाच रे दबो पहला 5 रे, यह जो कविता है बंदर खेलवा, जो बंदर खिलाता है मादारी लोग गाता है। ठीक है, वहीं से कवि ने इस चीज को लिया है, नाच बंदर नाच रे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाच बंदर नाच रे कौन भाव विचार के रचना हक है। यह जो नाच बंदर नाच रे कविता है इसमें कौन सा भाव छिपा है। ऑप्शन में हासी ठंडा जनवादी भाव के, भक्ति भाव के, करुण भाव के। तो यह जो कविता है वो जनवादी भाव का है, मतलब शोषक वर्ग मजदूर वर्ग को, मतलब इसमें क्या कहते हैं बताता है कि आपकी स्थिति क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, एकर भावार्थ की है। इसका अर्थ हुआ नाच बंदर नाच रे कि तुम नाच बंदर नाच रे मतलब तुम नाचो, काम करते रहो, मोर चाहे बाँच रे कि मोर मतलब यहाँ पे मरना, ठीक है, और बाँच मतलब बचना, कि तुम मरो या जियो हमको कोई मतलब नहीं है, तुमको निरंतर काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, इसका भाव यही है। तो ऑप्शन में हमर लेल काम करते रहे तो दुख तकलीफ से हमर मतलब न है, कि तुम काम करते रहो, तुम्हारे दुख से तुम्हारे परेशानी से हमको कोई मतलब नहीं है। दूसरा है बांदर नाच देखे मजा लागे। तीसरा है शोषक वर्ग मजदूर कामगार से कोनो हमदर्दी नहीं रखा है। ठीक है, तो इसका कि जो शोषक वर्ग है मजदूर कामगार से किसी भी प्रकार का हमदर्दी नहीं रखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। यहाँ पे माफ कीजिएगा बी हो गया है। ठीक है, ए और सी इसका सही आंसर होगा कि हम हमार लेल काम करते रहे तो दुख तकलीफ से हमार कोई मतलब न है, और सी में क्या होगा शोषक वर्ग जो है मजदूर कामगार से किसी भी प्रकार का हमदर्दी नहीं रखता है, तो ए और सी सही होगा, बी इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाच बंदर नाच रे में कवि केकर पक्ष लेल है, कि नाच बंदर नाच रे जो कविता है उसमें कवि किसका पक्ष लेते हैं। ऑप्शन में शोषित मजदूर वर्ग के, बांदर खेलवा के, शोषक वर्ग के, सबके। तो नाच बंदर नाच रे इसमें कवि जो है शोषित वर्ग का पक्ष ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुसनी साग और माछ के तुलना कौन फिंगाठी भाव नुकायल है। ठीक है, इस सुसनी साग जो है यहाँ पे और माछ का तुलना किया गया। इसका क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि सुसनी साग और मछली का जो तुलना हुआ है इसमें किस प्रकार का व्यंग्य छिपा हुआ है। ऑप्शन में तुच्छ और उच्च के मतलब नीच और उच्च का इसमें भाव छिपा है। बेकार और बेस के मतलब अच्छा और खराब के बीच में तुलना हुआ है। नीचा और ऊंचा के बीच में तुलना हुआ है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, ए बी सी और। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बांदर कौन वर्ग के प्रतीक लागे। ऑप्शन में अभावे जीएल मजदूर वर्ग के, मेहनत करवैया वर्ग के, सब दिन देही खटवे वाला वर्ग के, उपरेख सभे। तो बंदर जो यहाँ प्रतीक है मेहनती लोगों का, ये मजदूर लोगों का। ठीक है, जो लोग मजबूर हैं और मेहनत करने वाले हैं फिर भी उनको वो सम्मान नहीं मिल पाता है, वो मजदूरी नहीं मिल पाता है जो उनको मिलना चाहिए, अर्थात शोषण करने वाले लोग इनका भरपूर शोषण कर रहे हैं। तो बांदर उसी का प्रतीक है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शोषक पूंजीपति वर्ग के अमानवीय चरित्र के कौन कविता देखवल गेल है।
इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा कविता है आंखें गिद्ध में जो शोषक वर्ग और पूंजीपति लोगों का दर्शाता है कि वह गरीब लोगों का काफी शोषण कर रहे हैं। तो ऑप्शन में चनफन मानुस, आज हमारे गीते के देश हैं, नाच बंदर नाच रे, राखिया भाई मुहे पानी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाच बंदर नाच रे। जो भी स्टूडेंट्स इस कविता को अच्छे से पढ़े होंगे ये सारे क्वेश्चन वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन यदि आप अच्छे से कविता को एक बार कम से कम नहीं पढ़े हैं तो ये सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, चाहे खुद से ही पढ़ें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नाच बंदर नाच रे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदर खेलवा मदारी रूप में ककरा देखवल गेल है, अर्थात बांदर खेलवा मदारी के रूप में किसे दिखाया गया है। ऑप्शन में है सर्वहारा वर्ग के, पूंजीपति शोषक वर्ग के, भिखारी वर्ग के, मठाधीश सबके। तो इसका सही आंसर होगा पूंजीपति शोषक वर्ग के। इसमें बांदर जो है मजदूर है, कौन है, मजदूर लोग है, और मदारी खिलाने वाला जो है पूंजीपति लोग है, अर्थात पूंजीपति लोग जो है मजदूर लोगों को अपने मन के मुताबिक खिलाते हैं, जैसा मन है वैसा ट्रीट करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमार खातिर सोना चांदी तोर खातिर ... खाली ठाव लेल सही सब छाटा, अर्थात यह जो रिक्त स्थान इसमें कौन सा वर्ड आएगा। ऑप्शन में माछ, कांच, नाच, कांस। तो इसमें जो है क्या है, हमार खातिर सोना चांदी तोर खातिर कांच रे, ठीक है, क्या है कि हमारे के लिए जो है सोना चांदी का घर है और तुम्हारे लिए शीशा है, कांच है, ठीक है, या फिर सारा सोना चांदी हमारे लिए, तुम्हारे लिए बचता है तो शीशा जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक ही होगा। तो ये इसका अर्थ हुआ कि हमार खातिर सोना चांदी तोर खातिर कांच रे, ठीक है, ये पंक्ति कांच से ही पूरा हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो आखिर गीत से जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको हम पार्ट 1 में डिस्कस किए, बाकी और इसमें हम लगभग 100+ क्वेश्चन को और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में, सीरीज नंबर 7 में, ये सीरीज नंबर 6 है जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको डिस्कस किए, बाकी 100+ क्वेश्चन और है जिसको हम पार्ट 7 में डिस्कस करेंगे। आप इस सीरीज से जरूर जुड़े रहिए क्योंकि सारे के सारे सिलेबस को इसमें हम जो भी खोरठा का सिलेबस है सारा का MCQ इसमें हम फ्री में प्रैक्टिस करवाएंगे। बाकी इसका वीडियो जो है ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, सारे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया गया है, आप उसे जरूर जाके देखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।